Again, good morning student. In last video we have completed cell theory. Last वीडियो के अंदर हमने सेल थ्योरी कंप्लीट कर लिया था और उसके एक्सेप्शन के बारे में हमारी बात चल रही थी। तो मैं सेल थ्योरी के बारे में हल्का सा रिवीजन आपको देखिए, अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी के बारे में आपको बताता हूँ कि सेल थ्योरी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी। कई साइंटिस्ट ने अपना अपना इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था जैकोब, मैथियास, शील्डन। ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया था कि जो सभी जो प्लांट्स जो हैं मेड अप ऑफ सेल, ओके, जो सभी जो प्लांट्स है वो किससे मिलकर बने हुए हैं। इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि जो प्लांट्स है सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा जो साइंटिस्ट था दैट इज थियोडर स्वान। इन्होंने क्या बताया था कि प्लांट एंड एनिमल्स, ओके। इन्होंने, अगर मैं ओनली चिल्ड्रन के बारे में अगर बात करूं तो इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स, बट थियोडर के अकॉर्डिंग प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा जो आया था, नेक्स्ट अगर अपने आर विर्चॉफ के बारे में अपने बात करें, अकॉर्डिंग टू आर विर्चॉफ all cells made up of pre-existing cell। ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं कि जो सेल, all cells arise from pre-existing cells, ओके। और इसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, ये भी अपने कह सकते हैं ऑमनीज सेल्यूलर ए सेल्यूलर, ओके। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी क्या है कि जो सभी जो सेल्स हैं वो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। कोई भी सेल्स अपने आप अचानक कोई पैदा नहीं हो सकती, न्यू सेल्स ओल्ड सेल से ही जनरेट हो गए। ठीक है, तो इनका जो मीन था कि जो भी न्यू सेल्स बन रही है वो पुरानी वाली सेल से ही बनेगी। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। तो अगर मैं इसको कंबाइंड करूँ इस सेल थ्योरी को, तो इसके अपने जो फीचर्स क्या क्या देख सकते हैं, अपने फटाफट इसके फीचर्स अपने देख लेते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ cells and cell products, ओके। सेकेंड थिंग के बारे में अपने बात करें, all metabolic reactions take place in cells। ठीक है, जो सभी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो किसके अंदर होती है, सेल्स के अंदर परफॉर्म होती है। व्हाट इज द मीन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस? मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह की होती है। जो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स के अंदर प्रोसेस परफॉर्म होती है या टेक प्लेस होती है, तो उनको अपने टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो रिएक्शंस हैं दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, एक तो होती है आपकी कैटाबॉलिक और दूसरी क्या होती है, एनाबॉलिक, ओके। कैटाबॉलिक का मीन क्या होता है? कैटाबॉलिक का मीन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी कॉम्प्लेक्स हम जो फूड मटेरियल लेते हैं, ठीक है ना, जो भी फूड मटेरियल हमने जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी में इनटेक किया है वो क्या हो जाता है, आप ये कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब है कि ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर अब जो बन चुकी है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म अब किसके अंदर कन्वर्ट होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, ओके। कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या क्या चीज़ें बनेगी आपको पता है, जैसे मानो कि जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, फैट्स, प्रोटीन्स भी आपको पता है बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोटीन्स होते हैं एमिनो एसिड से बनते हैं, किसे, एमिनो एसिड से,
ठीक है ना, फैट्स है या और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की बहुत सारी जो चीज़ें जो बनती हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी की जो सभी जो रिएक्शंस हैं उनको अपने कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक में क्या होगा कि हमने हमारी बॉडी में जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, यू नो दैट हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में हमारा फूड खुद नहीं बनता, हमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है बाहर से हमें क्या करता है, फूड को इनटेक करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर हम जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या जो सीरियल्स अनाज वगैरह हम जो लेते हैं वो दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फूड। उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम हमारी बॉडी के जो वेरियस फंक्शंस हैं उसके अंदर उसका यूजेस नहीं कर सकते, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके वापस उसको अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है ना, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमने इसको खाया है, जरूरी नहीं कि उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम अपने डिज़ायरेबल, हमारी बॉडी जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो कंबाइंडली हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, जो सभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके अंदर होती है और ये जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है, सो दैट हम इसको अपने क्या बोलते हैं, सेल्स। आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं सेल्स आर, यू नो, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और फोर्थ के बारे में अपने बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑल सेल्स अराइजेस ऑफ कह सकते हैं, या मेडअप ऑफ, या फ्रॉम, यानी कि जैसे अपने बात करें कि कहाँ से आई, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली इसको एक वर्ड यूज़ किया, ओनली, ठीक है, यानी कि इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं है कि जो सेल्स बिना किसी पुरानी सेल से बिना किसी सेल के एग्जिस्टेंस के बन जाएं, ठीक है। आर क्लियर हो रही बात ये आपको, हाँ जी। नेक्स्ट अपने बात करें फिफ्थ पॉइंट के बारे में, एवरी ऑर्गेनिज्म starts its life as a single cell। ओके, तो ये तो हमारी बात थी किसकी, सेल थ्योरी के बारे में। इसमें कुछ मैंने आपको कुछ नई बातें बताई है, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैंने ऐड करके बताया, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखें, और जिन्होंने देखी है उनका ये रिवीजन हो चुका है। ओके, अब आपको ये पता है कि जो सेल थ्योरी है, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, सेल थ्योरी का एक जो आप कह सकते हैं कि एक स्पीसीज ऐसी है जो उसको फॉलो नहीं करती, दैट इज वायरस। वायरस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, तो आप ये कह सकते हैं कि वायरस इज अ एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वायरस। ओके, जो वायरस के एक्सेप्शन के बारे में हमारी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर बात चली थी उसको मैं आगे एलाबोरेट करूंगा, उसको आगे जाकर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज, क्योंकि वायरस आज का एक ट्रेंडिंग एक वर्ड बन चुका है। हर किसी बच्चे की ज़बान पर एक वायरस का नाम है, दैट इज़ कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो इन्फेक्टेड है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी चपेट में आ चुका है। तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं रटी रटाई बातों के ऊपर बिलीव करने के बजाय साइंस को उन फैक्ट्स के साथ में जोड़ने की कोशिश करता हूँ जो आपके डेली लाइफ के अंदर प्रेजेंट है, या डेली लाइफ के अंदर जिसके साथ में आप कनेक्टेड हैं। ओके, तो आज का ये जो ट्रेंडिंग आपका एक जो वर्ड चल रहा है कोरोना वायरस, तो उसके ऊपर मैं आपको आज डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे मैंने वायरस के बारे में बात किया तो मैंने आपको ये बताया था कि वायरस जो है सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वायरस, या वायरस के जो कैरेक्टर्स क्या हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस।
ओके, तो इसके वायरस के कैरेक्टर्स के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हम इसके बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको ये तो पता ही है कि जो वायरस है एक इन्फेक्शियस एजेंट है। वायरस, यू कैन से वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट with both living and non-living characteristics। ये स्टूडेंट वो वाली बात है जो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, एक इकलौती स्पीसीज ऐसी है जिसके अंदर नॉन लिविंग जैसे कैरेक्टर्स भी हैं और लिविंग जैसे कैरेक्टर्स भी हैं। आप इसको ना तो पूरी तरह से लिविंग कह सकते हैं ना इसको पूरी तरह से नॉन लिविंग कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं कि इसको अपने लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। हाउ कैन यू से दैट दिस कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके कारण से आप इसको ये कह सकते हैं कि ये लिविंग है। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर अपने बात करें तो वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो पहली अगर मैं बात करूं यहां पे, दे रिप्रोड्यूस एट ए फैंटास्टिक वर्ड मैंने क्यों किया, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत स्पीडली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, बट एक कंडीशन मैंने आपको लगा दी यहां पे, बट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल। ठीक है ना, लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही ये क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। विदाउट होस्ट सेल ये नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर शो करेंगे। और मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था होस्ट सेल क्या है, जिसके अंदर ये ग्रो करते हैं। ठीक है ना, इन विच सेल, आप इन विच सेल कह सकते हो या इन ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। ठीक है ना, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है ना, ऐसी सेल या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड होस्ट सेल। अगर मेरे अंदर ग्रो कर रहे हैं तो मैं उसके लिए होस्ट सेल हूँ, किसी एनिमल्स के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो वो दैट एनिमल इज होस्ट सेल। इवन ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया, यू नो दैट बैक्टीरिया भी क्या इन्फेक्शियस स्पीसीज है, उससे भी हमें काफ़ी इन्फेक्शन होते हैं, काफ़ी डिजीज होते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन बीमारी के लिए, डिजीज़ के लिए। तो अब होता है कि ये इतने खतरनाक है, इतने डेंजरस है कि उस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं उन वायरस को अपने बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। मैं तो पहले ये बात मैंने आपको बताई कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब यानी कि जो एक वायरस है, एक वायरस अपनी क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी तैयार करेगा। ठीक है ना, एक वायरस से हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड मिलियंस नंबर ऑफ वायरस की क्या होंगे, कॉपीज तैयार होगी। यानी कि अपने आप को क्या कर पा रहा है, ये रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। तो रिप्रोड्यूस करने का जो कैरेक्टर्स क्या नॉन लिविंग में तो नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस यहाँ पे पड़ा है तो क्या नॉन लिविंग सब्सटेंस अपने आप को रिप्रोड्यूस करके क्या अपनी कॉपीज को इंक्रीज कर सकता है, नहीं कर सकता। इट्स मीन ये कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, तो ये इसका कैरेक्टर्स कौन सा है, लिविंग का। लेकिन एक कंडीशन मैंने आपको बताया कि सिर्फ होस्ट सेल के अंदर करता है ये। वाई, बिकॉज क्योंकि होस्ट सेल के अंदर क्यों करता है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट अपने जो बात करते हैं, दे कैन म्यूटेट। एक बड़ा ही शानदार जो वर्ड मैंने आपके यहाँ पे यूज़ किया है, म्यूटेट। और ये जो वर्ड जो मैं आपको बताऊँ, म्यूटेट जो वर्ड है, आज शायद ही ऐसा कोई पर्सन जो होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर अपने सोशल मीडियाज़ के अंदर अपने देखें, टीवीज़ में देखें, न्यूज़ चैनल्स में अगर अपने सुनते हैं या न्यूज़पेपर में जो रीड कर रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके अंदर में एक वर्ड ये सुनने को आ रहा है कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है ना, जो कोविड, अगर मैं 19 के बारे में बात करूँ, जो कोविड जो है, ये जो वायरस जो है, ये क्या हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है।
म्यूटेट का मतलब क्या है? म्यूटेट का मतलब ये है कि ये अपना जो बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है ना? तो आप इसको ये कह सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब ये आप ये कह सकते हो, ए चेंज इन द बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर। ये अपनी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है जेनेटिक का मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। वायरस का मैंने आपको शायद पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है, नहीं बताया था, आपको बताया हूँ। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो इसमें डीएनए होता है या इसमें क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है ना? आ रही बात समझ में आ रही है? वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म के अंदर या तो डीएनए होगा या क्या होगा? आरएनए होगा। बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और इनमें से एक ही या तो डीएनए या इसमें क्या होगा? आरएनए प्रेजेंट होगा। अगर डीएनए होगा तो उस वायरस को डीएनए कंट्रोल करेगा, और अगर आरएनए होगा तो उसको क्या करेगा? आरएनए कंट्रोल करेगा। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और इसकी अगर अपने बात करें तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और कोरोना के बारे में अगर अपने बात करें तो कोविड-19 है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? आरएनए। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपने इसको बता सकते हैं, जो कोविड-19 है, ठीक है ना, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन से वाला है? आरएनए का। क्लियर हो रही है बात ये? तो जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वायरस है, ये वायरस अपने बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर्स, बेसिक अगर जेनेटिक को अगर ये कंट्रोल करेगा मटेरियल को या स्ट्रक्चर को, तो आपको ये पता है कि उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो इन्फेक्ट करने की जो उसकी जो टेंडेंसी है, उसमें भी क्या होगा? चेंज होगा उन। ठीक है ना? क्योंकि आपको ये पता है कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप ये कह सकते हो कि जो डीएनए होता है या आरएनए होता है वो उसका क्या होता है? ब्रेन होता है। वायरस के बारे में बात करो, वायरस के अंदर ब्रेन के फॉर्म के अंदर या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या कौन होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? अगर आरएनए है तो आरएनए एज ए ब्रेन काम करेगा, डीएनए है तो डीएनए एज ए ब्रेन काम करेगा। और आपको ये पता है कि जो ब्रेन अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, आप ये म्यूटेशन को आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह से अपने आप को जो चेंज कर रहा है, तो जब ब्रेन चेंज होगा तो उसके जो काम करने की जो फ्रीक्वेंसी है, या आप इसको कह सकते हो कि जो इन्फेक्शस करने की जो उसकी टेंडेंसी है, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या होगा? चेंजेस होंगे, उसके अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है ना? तो ये जो चेंज होता है वो खतरनाक भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कि इससे ये भी हो सकता है, इस चेंज से, कि वो जो वायरस है वो वीक भी हो सकता है। मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूँ, म्यूटेशन करने के क्या है? म्यूटेशन जब होता है तो म्यूटेशन ये देख के नहीं आएगा कि वो जब म्यूटेशन होके जो चेंज होगा, जैसे मानो कि ये जो कोविड-19, वो कोविड-19 है जो सबसे पहले कहाँ मिला था? चाइनीज़ के वुहान के अंदर। ये जो सिटी का नाम है, आई थिंक सभी के बच्चे के ज़बान पे सभी को याद होगा। ये जो कोविड-19 जो वुहान के अंदर स्टार्टिंग में जो भी 31 दिसंबर के आसपास जब ये उसका पता लगा था, तो उस वायरस के अगर मैं यहाँ पे आरएनए की बात करूँ, ठीक है ना, और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो यूएस है, ठीक है, चाहे वो इंडिया है, कहीं भी अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ, नियर अबाउट 4 मंथ्स के आसपास का टाइम हो चुका है। आफ्टर 4 मंथ्स इसके अंदर क्या हुआ है कि काफ़ी म्यूटेशंस इसमें ऑब्जर्व हुए हैं। काफ़ी साइंटिस्टों ने बताया कि ये जो वायरस है म्यूटेट कर रहा है, अपने जो जेनेटिक जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है? तो आप इसमें ये भी देख सकते हो कि इसका जो नया वर्जन आएगा, ठीक है ना, ये अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। चेंज करने के बाद में क्या है? जैसे इसका नया वर्जन आता है, जैसे होता है ना अपने जो मोबाइल्स लेते हैं, मोबाइल्स के नए अपडेट्स आते हैं, ठीक है, तो नए जिसका ये भी क्या है? इसका नया वर्जन है, इसके नए अपडेट्स हैं, तो इसके नए अपडेट्स डेंजरस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और वीक भी हो सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है ना? दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। क्लियर हो रही है बात ये? तो जरूरी नहीं है इसमें ये घबराने की बात नहीं कि अगर ये म्यूटेट कर रहा है तो ये ज़्यादा हार्मफुल ही होगा, डेंजरस ही होगा। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेंजरस भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। और ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है? वीक की होती है। ठीक है ना? वो वीक की क्यों होती है, मैं आपको आने जो वीडियो में जो अपने जो नेक्स्ट जो कंटेंट्स जो आपको मैं बताने वाला हूँ उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है कि म्यूटेशन का मतलब क्या है। अगर जैसे ही अगर आपको ये वर्ड सुनाई दे म्यूटेशन टीवी में या न्यूज़पेपर में, कहीं भी सोशल मीडिया में, तो आपके माइंड में ये बात क्लिक करनी चाहिए, व्हाट इज़ द मीन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि ये जो
वायरस है, ये वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आरएनए, मैं आरएनए वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कोविड-19 है इसके अंदर जो इसका जो ब्रेन है या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, चेंज करेगा तो इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में भी चेंज होगा, ठीक है ना। कई जो पर्सन थे स्टार्टिंग में उनके अंदर कुछ सिम्टम्स कुछ अलग देखने को मिल रहे थे, अब जो कुछ सिम्टम्स अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। कई आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि अब जो कोविड-19 के जो इन्फेक्शियस पर्सन है उसके अंदर सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, इसकी म्यूटेशन की वजह से। अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देना, ठीक है ना, अलग अलग करैक्टर्स दिखाई देना, उसके अंदर अलग अलग फीचर्स दिखाई देना, ये सभी चीज़ किसके वजह से हो रही है, म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से हो रही है, म्यूटेशन की वजह से। आई थिंक आपको ये बात इस तरह से क्लियर हो चुकी है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो लिविंग करैक्टर्स कौन से हैं। अब अपने बात कर लेते हैं इसके नॉन लिविंग करैक्टर्स के बारे में कि आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है। देखिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपनी कॉपीज तैयार करना और म्यूटेशन करना, दैट इज द करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब नॉन लिविंग के बारे में अपने बात कर लेते हैं इसमें नॉन लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग characteristics of viruses। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं इसके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो के अंदर हम शायद बात कर चुके हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दे आर एज सेल्यूलर, क्योंकि इसके अंदर जो सेल की जो क्वालिटी नहीं होती, जो एक सेल के जो फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते। क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी इसकी जो क्वालिटीज है उसके बारे में अपने बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं दैट्स नॉट कंटेन, या आप इसको कहते हैं वाई बिकॉज इट डजंट कंटेन साइटोप्लाज्म। ओके, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। और दूसरी बात अगर अपनी बात करें, इसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि एज सेल्यूलर, इसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है इसके अंदर। और दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स नहीं है। सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गन की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना। ऑटोनोमस, आप इसको ऐसे ऑर्गन्स कह सकते हैं जो किसी सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, बॉडी में प्रेजेंट हैं। जैसे मानो कि अगर अपने हार्ट के बारे में अपने बात करें, ठीक है ना, हार्ट है हमारा, और अपने जैसे मानो ब्रेन के बारे में अपने बात करें, ओके, किडनी के बारे में अपने बात करें, तो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गन्स हैं, जो काफ़ी बड़े ऑर्गन्स होते हैं, ये तो हमारी बॉडी के अंदर हैं और ये काफ़ी सेल से मिलकर भी बने होते हैं। लेकिन मैं इन ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं तो ये ऑर्गन्स क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी काफी टाइनी ऑर्गन जैसे स्ट्रक्चर है, आप ये कह सकते हैं। इट इज वेरी टाइनी स्पीसीज, ठीक है ना, टाइनी स्पीसीज एज लाइक ऑर्गन विच प्रेजेंट इन सेल, ठीक है। तो ये जो है, ये हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सेल से बने होते हैं। और जबकि ऑर्गेनल्स की बात करूं तो ऑर्गेनल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज वेरी टाइनी स्पीसीज एज लाइक ऑर्गन्स विच प्रेजेंट इन सेल्स, जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अपने बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, तो दैट इज एब्सेंट इन वायरस। ये वायरस के अंदर क्या है, एब्सेंट है। वायरस के अंदर अगर अपनी मोटी मोटी बात करें तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स का उसका जो आउटर कवर जो बना होता है और जो कुछ लिपिड्स की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसके अलावा उसके अंदर खुद की कोई मशीनरी नहीं है, वो खुद अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपने आप को सेल्फ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट सेल। बिना होस्ट सेल के अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। यहाँ पे अपने जैसे बात किया एसेलुलर स्ट्रक्चर है ये,
क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। और दूसरी बात अगर अपने यहाँ पे की, दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिक नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ऑन, ठीक है, मस्ट रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट सेल। ठीक है ना, होस्ट सेल्स की क्या होते हैं, होस्ट सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरीज, यानी इसके पास में खुद को रेप्लिकेट करने के लिए खुद की कोई इंस्ट्रूमेंट मशीनरीज नहीं है। ठीक है ना, जो कि होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, इसके पास में खुद की मशीनरीज होनी चाहिए, ये खुद कैपेबल होना चाहिए, एक वायरस से दूसरे वायरस में रिप्रोड्यूस होने के लिए खुद कैपेबल होना चाहिए, बट ये कैपेबल नहीं है। ठीक है ना, ये मशीनरी किसकी यूज करता है, सेल की। जैसे मान लो कि अगर ये किसी होस्ट सेल के अंदर है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पे ये वायरस है, और इस वायरस के बारे में अपने बात करूं तो ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट खुद के दम पे नहीं कर सकता। वाई बिकॉज इट लैक ऑफ सेल्फ मेटाबॉलिज्म एंड यू कैन से सेल्फ मेटाबॉलिक मशीनरीज, इसके बाद में खुद की मेटाबॉलिक मशीनरीज नहीं है। ये क्या करेगा, इस सेल की जिसके अंदर ये है, इस सेल की मशीनरीज को यूज करेगा, इस सेल्स के क्या करेगा, कंपोनेंट्स को यूज करेगा, और इसके अंदर क्या करेगा, अपने आप को असेंबल करेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कि अपने इसने क्या किया, अपने यहाँ पे इसके सेल्स के अंदर अपने पार्ट्स बना लिए, क्या बना लिए, पार्ट्स बना लिए, उस पार्ट्स को फिर ये क्या करता है, इसके अंदर असेंबल करता है, क्या करता है, असेंबल करता है। और इस असेंबलिंग में ये सभी चीज़ें जो यूज़ करता है वो इसी सेल की यूज़ करता है, इसके पास में खुद का कुछ भी नहीं होता, इसका खुद का क्या है, सिर्फ ओनली जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेगा, रेप्लिकेट करके नए वायरस को फॉर्मेशन करेगा, लेकिन सभी चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स इसको जो चाहिए वो सभी चीज़ें किसकी यूज़ करेगा, ये जो मशीनरी है उसको रेप्लिकेट करने के लिए वो सभी चीज़ें किसकी यूज़ करने वाला, ये सेल की ही यूज़ करने वाला है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट अपने यहाँ पे अगर अपने बात करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वास्ट, ठीक है ना, चलो आप ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कर ही दिया कि ये जो वायरस हैं डीएनए और आरएनए के में दोनों में से किसी के भी एक के बने हो सकते हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मोस्टली आपको चलो बात बता ही दी है, कोविड-19 के बारे में बता दिया। ठीक है, तो लास्ट आपको बस ये बताता हूँ, जो मैंने आपको जो बताया कि जो कोविड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कोविड जो 19 है वो क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल का बना होता है, और मैंने आपको बताया कि या तो वायरस के अंदर क्या होगा, आरएनए होगा, या इसमें क्या होगा, डीएनए होगा। दैट्स क्लियर। तो ये मैंने आपको जो कैरेक्टर्स बताए हैं वो कौन से हैं, नॉन लिविंग के, और वो पहले जो मैंने आपको बताया वो कौन से थे, लिविंग के। लिविंग में बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको कहे कि वायरस नॉन लिविंग कैसे हैं, तो आप इसका ये आंसर दे सकते हैं कि वायरस इसलिए नॉन लिविंग है क्योंकि ये इसके पास में सेल्फ रेप्लिकेट होने के लिए खुद की मशीनरीज नहीं है, ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो सकता इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट सेल। ठीक है ना, होस्ट सेल के बगैर ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है ना, म्यूटेशन इसके अंदर नहीं होगा। जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो लिविंग सेल के अंदर जाते ही क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात आपको और बता दूं कि जो वायरस जो है, अभी मेरे को एक चीज़ और आपकी याद आ गई, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गई थी आपको बताना। वायरस के बारे में अपने बात करें तो वायरस को सिंथेटिक मीडियम में कल्चर नहीं किया जा सकता, यानी कि आप इसको सिंथेटिक मीडियम के अंदर इसको ग्रो नहीं करा सकते। कल्चर का मतलब आप इसको ग्रो नहीं करा सकते। ठीक है ना, जैसे कि आपको सर ग्रो करवाना किस लिए, सिंथेटिक मीडियम में काफ़ी हार्मफुल है, लेकिन हार्मफुल तो है, लेकिन इसके अगर मेडिसिन बनानी होती है, वैक्सीन बनानी होती है, ठीक है ना, वैक्सीन जो इसकी जो बनती है तो उसके लिए जो रिसर्च की जाती है, जो स्टडी की जाती है, तो उसमें जो सभी जो इसके बिहेव देखा जाता है कि वायरस कैसा बिहेव कर रहा है, तो उन चीज़ों को स्टडी करने का इसको कल्चर करवाना जरूरी होता है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कल्चर होता नहीं है, आप कहते कल्चर करवाना जरूरी होता है। हाँ, हमारे पास में एक दूसरा मेथड भी है इसको कल्चर करवाने का। ये अपने आप तो कल्चर नहीं हो सकता सिंथेटिक मीडिया में। अब आपको सर ये जो सेल्स होती है वो उसको कल्चर करवा सकते हैं, जो अपने जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी की, प्लांट्स की कोई भी, हाँ उसको कल्चर करवाया जा सकता है सिंथेटिक मीडिया में। सिंथेटिक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो एक पूरा, आप ये कह सकते हो
कि जो नेचुरल जो मीडियम है जो हमारी बॉडी के अंदर उसको ग्रो करने के लिए नेसेसरी होता है, किसी भी सेल को डिवीजन करने के लिए, किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए जो मीडियम आप कह सकते हैं या जो सब्सटेंस उसे हमारी बॉडी में मिलते हैं, अगर वही सब्सटेंस उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करवाया जाए तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सिंथेटिक मीडियम बोलते हैं, जो यानी कि जो मैन मेड जो बनाया जाता है, ठीक है ना। इन विट्रो कंडीशन भी आप इसको कह सकते हैं, इन विट्रो कंडीशन, ठीक है ना। इन विट्रो कंडीशन जैसे होती है जो रियल कंडीशंस की तरह तैयार की जाती है, जो उसके लिए उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए या उसको जो डिवीज़न करने के लिए रिक्वायरमेंट है या इसको रिक्वायर्ड है, सेल को कल्चर किया जा सकता है, वायरस को कल्चर नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या है, एक तरह से एक्सेप्शन की जो कड़ी के अंदर एक बात और जुड़ चुकी है कि इसको कल्चर नहीं किया जा सकता सिंथेटिक मीडियम में, ठीक है ना। तो उसको कल्चर कैसे करें, कल्चर करने के मतलब उसमें तरीका ये है कि अगर मान लो कि जो सिंथेटिक मीडियम है, आप उस सिंथेटिक मीडियम में सेल को ग्रो करवाओ, ठीक है ना, किसी भी सेल को ग्रो करवाओ और उस सेल के अंदर ये वायरस क्या करेगा, इस सेल को हमने क्या किया, सिंथेटिक मीडियम में इसको ग्रो करवाया, ठीक है ना। सिंथेटिक मीडियम में सेल ग्रो कर रही है, उस सेल के अंदर ये वायरस ग्रो कर रहा है। तो अगर हमने इसको रिसर्च करनी है, अगर हमने इसकी स्टडी करनी है, इसके बिहेव को देखना है, ठीक है ना, इसकी वैक्सीन को तैयार करनी है, तो इसकी वैक्सीन को तभी तैयार कर पाएंगे ना जब इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानें, इसके बारे में हमें सभी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सेल के अंदर ये ग्रो करेगा, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक मीडियम में कल्चर कर सकते हैं। अकेला नहीं कर सकते। अकेला क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिंथेटिक मीडियम हमने इसको प्रोवाइड करवाया है, क्या ये लिविंग है, नहीं है। और मैंने आपको बताया कि जो वायरस है वो किसके अंदर ग्रो करेगा, वो सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो करेगा, ठीक है, लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो करेगा। अगर आप इसको सिंथेटिक मीडियम में इसको कल्चर करना चाहते हैं, इसको ग्रो करवाना चाहते हैं, इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसमें लिविंग सेल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेगी और उसी सेल के अंदर ये जो वायरस जो होगा ये ग्रो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। और इसी की जो नेक्स्ट जो कड़ी जो होगी, जो नेक्स्ट जो रनिंग में हमारा जो टॉपिक है, अगले अपने जो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कोविड-19 के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल ही रहा है सेल के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए कि जिस चीज़ के बारे में पूरा जो वर्ल्ड इन्फेक्ट होने की कगार पे पहुंच चुका है, या काफ़ी इसका जो फैटल जो रेट है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, लगभग 3 लाख के आसपास अभी तक की जो डेथ हो चुकी है। तो इसके बारे में हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कोविड-19, एक्चुअल में है क्या, ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में साइंटिफिकली इसके बारे में जो नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको तक कि सोशल मीडिया में अफवाहें बहुत सी आती है, रूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो इसकी जो एक्चुअल जो पोजीशन है, एक्चुअल इसके बारे में जो डिटेल है, एक्चुअल इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्द ही, तब तक जय हिंद, जय भारत।